नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम म्यूटेशन, दाखिल खारिज, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, इन टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर, हमारे दादा परदादा ने एक जमीन खरीदी थी जिस पर हमारा कब्जा आज नहीं है, किंतु देखा जाए तो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर आज भी हमारा नाम शो कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि सर, हमारे भाई ने क्या किया, धोखे से अपने नाम पर म्यूटेशन करा ली, जमाबंदी करवा ली, किंतु संपत्ति में हमारा भी बराबर अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना होता है कि सर, हमारी संपत्ति पर एक बाहरी व्यक्ति ने कब्जा किया है, किसी आउटसाइडर ने कब्जा किया है, उसको अभी 12 साल तो नहीं हुए हैं, यानी कि वो प्रतिकूल कब्जे से मालिक तो नहीं बना है, किंतु उसने म्यूटेशन या फिर दाखिल खारिज जमाबंदी में अपना नाम चढ़वा लिया, लैंड टैक्स वो पे कर रहा है, इसके अलावा बिजली मीटर, पानी मीटर अपने नाम से लगवा रखा है, तो अब तो संपत्ति का मालिकाना हक उसके पक्ष में आ गया होगा। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि जमाबंदी, दाखिल खारिज, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन एंट्रीज, इन सब में नाम आ जाने से आप संपत्ति के मालिक नहीं कहलाए जाएंगे। जी हां, अगर आप रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम शो करके ये कह रहे हैं कि संपत्ति के मालिक हम हैं, तो वो चीज लीगली एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, संपत्ति पर कब आप लीगल ओनर माने जाएंगे, इससे जुड़ी रेलिवेंट जजमेंट हम आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके देने वाले हैं। यकीन माने, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रॉपर्टी की ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक को लेकर परेशान है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, ध्यान से वीडियो को समझना होगा, तब आपको रिवेन्यू रिकॉर्ड्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल समझ में आएगा। देखिए, जब कभी भी एक व्यक्ति किसी संपत्ति को खरीदता है तो वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है, सेल डीड, गिफ्ट डीड, रिलीज डीड, विल वसीयत, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। इनको जब आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो सरल भाषा में कहा जाता है कि संपत्ति की रजिस्ट्री हो गई है, और उन दस्तावेजों से यह क्लियर होता है कि आपने संपत्ति को खरीद लिया है। अब दोस्तों, संपत्ति पर खरीदने के बाद क्या होता है, जो संपत्ति का खरीदार है वो संपत्ति पर आकर कब्जा जमा लेता है। अब संपत्ति पर कब्जा होने के बाद उसको उस प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ टैक्स पे करने पड़ते हैं, कुछ रिवेन्यू पे करना पड़ता है, उसी को रिवेन्यू रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसे कि म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज, जिसमें यह दर्शाया जाएगा पुराना ओनर जो था उसका नाम खारिज करके काट कर नए ओनर का नाम दाखिल कर दिया, इसीलिए इसको दाखिल खारिज कहा जाता है। इन सभी के पीछे का पर्पस केवल इतना होता है कि जो व्यक्ति संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा है उसी को रिवेन्यू देना पड़ेगा, उसी को संपत्ति से जुड़ा टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां पर मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि वह उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। संपत्ति का मालिक कैसे बना, टाइटल डॉक्यूमेंट से, सेल डीड, गिफ्ट डीड, रिलीज डीड, रेलिक्विशमेंट डीड, विल डीड, इनसे। पर रिवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब है कि उसका संपत्ति पर कब्जा आ गया, अब उस संपत्ति को वो इस्तेमाल करेगा, इसीलिए उसको रिवेन्यू वहां पर पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों, रिवेन्यू रिकॉर्ड अलग अलग हो जाते हैं, कुछ लोग इसको म्यूटेशन कहते हैं कि म्यूटेशन में नाम चढ़वा लिया, इसी प्रकार से जमाबंदी आ जाती है, या फिर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में नाम आ गया, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में नाम आ गया। इन सभी का पर्पस यही है कि जो व्यक्ति उस लैंड की पोजेशन में है उससे वो रिवेन्यू वसूला जाए, इसीलिए दोस्तों इनको रिवेन्यू रिकॉर्ड कहा जाता है, ना कि ओनरशिप रिकॉर्ड। अब दोस्तों, कुछ लोगों का कहना होता है कि सर, मान लेते हैं हमने जमीन खरीद ली, हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने या हमने, पर हमने रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं चढ़वाया, पिछले मालिकों का नाम वहां पर शो हो रहा है, तो क्या इससे हमारे मालिकाना हक पर फर्क पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, मालिकाना हक आपने ऑलरेडी रजिस्ट्री के थ्रू पा लिया है, बस उस रिकॉर्ड्स में आप अपना नाम अपडेट नहीं करा पाए, तो जैसे ही आपकी नॉलेज में आता है उस जगह अपना नाम अपडेट करा लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर एक व्यक्ति जो आउटसाइडर है, ध्यान से समझिएगा, मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आउटसाइडर की बात कर रहा हूं। अगर एक आउटसाइडर व्यक्ति है, उसका संपत्ति पर कब्जा है,
वो रिवेन्यू रिकॉर्ड पे कर रहा है, उसने अपना नाम जमाबंदी में चढ़वा लिया, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में चढ़वा लिया, तो जब से उसका नाम वहां पर चढ़ा हुआ है तो यही कंसीडर किया जाएगा कि उसका इतने लंबे समय से वहां पर कब्जा चला रहा है। और अगर वो फ्यूचर में आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट यानी कि एडवर्स पोजेशन के तहत मालिकाना क्लेम करता है, तो ये कब्जे कानून के अंदर रिवेन्यू रिकॉर्ड दिखाने में उसको हेल्प ये मिलेगी, तो वो इससे ये दर्शा पाएगा कि उसका लगभग इतने लंबे समय से कब्जा चला रहा है जब से उसका नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड में शो हो रहा है। तो दोस्तों, रिवेन्यू रिकॉर्ड आप संपत्ति पर कब्जा दर्शाने के लिए तो दिखा सकते हैं कि हम इतने लंबे समय से पोजीशन में हैं, पर उससे आप मालिकाना हक नहीं दर्शा सकते। अब दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़ी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जो मैंने अब तक आपको बातें बताई वो सरल भाषा में थी ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, किंतु जजमेंट आपके वहां काम आती है जब कोर्ट में कोई वाद विवाद चल रहा है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, बड़ी ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले पर साल 2021 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाई देगी। यहां पर म्यूटेशन एंट्रीज की बात की गई है। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, जजमेंट का नाम था हमारा कमिश्नर बुरहात बेंगलोर महानगर पालिका वर्सेस फरूला खान। यहां पर इसका एसएलपी नंबर है 5743 ऑफ 2020 और 25 जनवरी साल 2021 की ये जजमेंट है। यहां पर यह चीज साफ निर्धारित की गई है कि म्यूटेशन के अंदर किसी की एंट्री अगर किसी का नाम शो कर रहा है तो वो खुद से वहां पर मालिकाना हक नहीं दर्शाएगा। यहां पर यह चीज तय कैसे की जाएगी, एक डिक्लेरेशन सूट डाला जाएगा सिविल कोर्ट के अंदर, वहां पर रेलिवेंट एविडेंस जैसे कि टाइटल डीड्स वगैरह दिखाई जाएंगी, उसके बाद यह साबित होगी कि किसके पक्ष में मालिकाना हक दर्शाया जाए। यानी कि म्यूटेशन में नाम आने से कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। अब दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि सर, मान लेते हैं हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत पुराने हैं, 1970, 1980, 1960 और जब से अब तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो अगर हम इतने पुराने रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखेंगे तो कोर्ट कैसे मान लेगा कि ये रिवेन्यू रिकॉर्ड गलत है, ये म्यूटेशन एंट्री गलत है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई रेलिवेंट एविडेंस दिखा रहे हैं कि ये म्यूटेशन एंट्री रिवेन्यू रिकॉर्ड गलत जनरेट है, तो कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा कि वहां पर गलत तरीके से एंट्री कराई गई है। अब इस चीज से रिलेटेड एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि आपको यह चीज यकीन हो कि मैं पॉइंट टू पॉइंट जेन्युइन बातें करता हूं, कोई बेवजह की बातें आपके सामने नहीं रखता। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा सीताराम भाऊ पाटिल वर्सेस रामचंद्र नागोपाटी डेल्ड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर। इसका साइटेशन नंबर है 1977 SC 1712। यहां पर यही क्लियरली बताया गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है कि जो कुछ भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में दिख रहा है वो हमेशा करेक्ट ही होगा, वो हमेशा सच ही माना जाएगा जब कोई ऐसा एविडेंस दिखाया जाए कि हां, ये एंट्री करेक्ट तरीके से नहीं हुई है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई पुराने रिकॉर्ड्स हैं, म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल खारिज, कुछ भी आप वहां पर दिखा देते हैं कि ये गलत तरीके से एंट्री हुई है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये पुराना रिकॉर्ड है, ये जेन्युइन ही माना जाएगा। अगर कहीं गलती से एंट्री हुई है, धोखे से एंट्री हुई है और आप रेलिवेंट एविडेंस दिखा देते हैं, रेलिवेंट एविडेंस कैसे, जैसे कि आप दिखा दे कि देखिए सर, हमारे दादा की संपत्ति है, उसके बाद हम 5 भाई थे, केवल 4 का नाम चढ़ा है, मेरे पिताजी का नहीं चढ़ा, और ये जेन्युइन चीज है, तो ये चीज दिखाई जाएगी कि वहां पर एंट्री गलत हुई है और उस एविडेंस से कोर्ट को वो चीज माननी ही पड़ेगी। रेलिवेंट जजमेंट के साथ मैंने ये चीज भी आपको यहां पर क्लियर की है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखिएगा। इसमें एक और स्पेशल जजमेंट का रेफरेंस है, दो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड भी कर चुका हूं। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, जजमेंट का नाम है महेदाव कामेडर दिकीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस अर्थूर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी 2019 3 SCC 191। यहां पर भी यही हेल्ड किया है कि जो म्यूटेशन की एंट्री है रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, वो किसी भी प्रकार का मालिकाना हक नहीं दर्शाती उस लैंड से जुड़ा हुआ। और सेम चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सूरज वाहन एंड अदर वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर एंड अदर्स साल 2007 की जजमेंट है, वहां पर भी ये क्लियर किया। इसमें यही कहा है आखिरी में देखिएगा कि जमाबंदी जो एंट्री होती है वो केवल फिस्कल पर्पस के लिए है, उससे कोई भी मालिकाना हक किसी के पक्ष में नहीं आता। यहां से ध्यान दे, म्यूटेशन और जमाबंदी दोनों चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी हैं दोस्तों कि इनसे कोई भी मालिकाना हक नहीं दर्शा सकता। अब दोस्तों, इन सभी जजमेंट के बाद लास्ट में एक और जजमेंट क्लियर कर दूं ताकि यह चीज आपको क्लियर हो जाए कि जो रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम आ रहा है वो केवल टैक्स कलेक्शन के लिए है, उससे संपत्ति के मालिकाना हक का कोई लेना देना नहीं है। केवल म्यूटेशन में नाम आने से कोई भी मालिक नहीं बन जाता। डिस्प्ले पर जजमेंट का नाम देखिएगा, जजमेंट का नाम था दोस्तों हमारा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अमर सिंह एंड अदर्स। यहां पर यही हेल्ड किया था
कि म्यूटेशन एंट्री जो है वो केवल इसी पर्पस के लिए कि जो वहां पर स्टेट है यानी कि राज्य है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सके उस व्यक्ति से जिसका नाम वहां पर दिखाया जा रहा है, यानी कि जो संपत्ति के कब्जे में है। बट इट डज नॉट कन्फर एनी टाइटल टू द लैंड, यानी कि पर ये कोई भी संपत्ति पर टाइटल नहीं दर्शाता, मालिकाना हक नहीं दर्शाता। अब दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, म्यूटेशन में नाम आने से कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं बनता। अब दोस्तों ये बात आ गई उस कंडीशन में जब एक आउटसाइडर, कोई बाहरी व्यक्ति आपकी संपत्ति पर धोखे से जमाबंदी, म्यूटेशन कराकर बैठा है, कब्जा करके बैठा है और अपने आप को मालिक बता रहा है। क्लियर कर दे, रेलिवेंट जजमेंट आपके पक्ष में है, उससे वो ओनर नहीं बनेगा। अब दूसरी कंडीशन, अगर कोई फैमिली मेंबर है, उसके लिए तो इतनी बड़ी दिक्कत है, फैमिली मेंबर तो चाहे कब्जे में हो, फैमिली मेंबर यानी कि मैं बात कर रहा हूं को पार्टनर को शेयरर की, वो चाहे कब्जे में हो, अपने नाम से म्यूटेशन कराकर बैठा हो, अपने नाम से सारा रेंट ले रहा हो, तब भी वो संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उसको एडवर्स पोजेशन का भी वहां बेनिफिट नहीं होगा। एक बड़ी रेलिवेंट जजमेंट है, डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं, फिर हम अपनी आज की वीडियो समाप्त करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको जजमेंट दिखाई दे रही होगी। जजमेंट का नाम है अन्ना साहिब बापू साहिब पाटिल वर्सेस बलवंत। यहां पर इसका साइटेशन नंबर है AIR 1995 SC 895। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित किया है कि म्यूटेशन अगर किसी एक को ओनर के नाम है ताकि वो रेंट रिवेन्यू वहां पर कलेक्ट कर सके, तो ये होस्टाइल एक्ट दूसरे को ओनर के अगेंस्ट में साबित नहीं करता। होस्टाइल एक्ट मतलब वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं कब्जे में हूं, कब्जे के आधार मालिक हूं, कब्जे के तहत मालिक बन गया हूं, और बाकी सब तो मालिक है ही, वो तो कागजों में शो ही कर रहा है, और म्यूटेशन में अगर वो अपना अकेले का नाम चढ़ाकर बैठा है तो वो उससे ओनर नहीं माना जाएगा। इतनी सारी रेलिवेंट जजमेंट में मैंने यही सारी चीज आपको क्लियर की। तो आज आपको क्लियर हुआ होगा, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड, म्यूटेशन, इनमें अगर किसी का नाम आ रहा है और खुद को वो मालिक बता रहा है तो ये चीज लीगली वैलिड नहीं मानी जाएगी। ऑनरेबल सिविल कोर्ट के सामने आपको जाना है, अच्छे से एडवोकेट के थ्रू जाना है, उस ओनर को जो खुद को अपने आप को ओनर बता रहा है म्यूटेशन के हिसाब से, सारी चेन दिखानी पड़ेगी कि उसने प्रॉपर्टी कहां से खरीदी, उसने कहां से खरीदी, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा। केवल म्यूटेशन में नाम आने से उसको मालिक नहीं माना जाएगा। चाहे कोई आउटसाइडर हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, उससे आप अपनी प्रॉपर्टी बड़ी इजीली रिकवर कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।